एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द कॉमर्स मेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और बेटे, आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने एक सैंपल पेपर आपको दिखाई दे रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो बोर्ड का ईयर 2023 का जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही पास है। तो अगर हम बात करें आपके बोर्ड एग्जाम 2023 की, और सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का आपका जो बोर्ड का एग्जाम है वो है 17 मार्च को। ठीक है, आई होप ये बात आप सभी को क्लियर है। इस 17 मार्च 2023 को आपका बोर्ड का एग्जाम है। तो सैंपल पेपर करना हर एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर डिस्कस कराऊंगा, लेकिन ऑब्वियस बात है ये कुछ बड़ा ही डिटेल होता है ये सैंपल पेपर। तो हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? पहले मैं आपको पार्ट ए और बी, यानी कि पार्ट ए होता है आपका, सेक्शन ए होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, और सेक्शन बी होता है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहली क्लास में तो मैं आपको दोनों के एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर वाले भी, 3 नंबर वाले भी, और तीसरी क्लास में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। और आज की क्लास में मैं आपके साथ इसका ब्लूप्रिंट भी डिस्कस कर रहा हूं, जो ब्लूप्रिंट सीबीएसई ने दिया है। आप लोग बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है सीबीएसई सैंपल पेपर की। आपको पता है कि आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हम करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेक्शन बी में हम करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब अगर हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन पेपर कहता है कि हमारे 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर का होगा। तो मेरा आपको सजेशन ये कि आप एमसीक्यू पर ही फोकस करें। आपको 1 मार्क के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको 1 लाइनर लिखने की जरूरत होती है, उस पर आप ज्यादा फोकस ना करें। दूसरी बात, जो हमारे 4 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे जो 3 नंबर वाले होंगे। ठीक है, उसके बाद 6 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके 4 नंबर वाले होंगे। और उसके बाद 4 आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपका 6 नंबर का एक होगा। और इसमें हर एक में 2-2 जगह डिवाइड है। जैसे यहाँ पर 20 एमसीक्यू आ रहे हैं यहाँ पर, तो इन 20 एमसीक्यू में से 10 मैक्रो से, 10 आईईडी से। 4 शॉर्ट आ रहे हैं तो 2 मैक्रो से, 2 आईईडी से। अगर यहाँ पर 6 शॉर्ट आंसर आ रहे हैं तो 3 मैक्रो से, 3 आईईडी से। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पर 2 मैक्रो से और 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो आपको एक छोटा सा एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो 20 नंबर हो गए। उसके बाद 4 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 नंबर वाले, तो 12 नंबर हो गए। उसके बाद 6 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं 4 नंबर वाले, तो ये 24 मार्क्स हो गए। और उसके बाद आपके 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 मार्क्स का एक है, तो ये भी 24 मार्क्स के हो गए। और इन सबका टोटल हो गया 80 मार्क्स। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि बेटे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना, जो पढ़ते जाते हैं, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं होता कि भाई हम पढ़ें क्या, हमारे क्वेश्चंस कितने आएंगे, क्या आएगा। तो ये मैंने आपको छोटी सी बात क्लियर कर दी। अब आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। अब अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो बेटे मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मैक्रो के और आपकी आईडी के दोनों के ही जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। चलिए, तो रीड करते हैं पहला क्वेश्चन। ये बेटा आपका इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट होता है, दूसरा स्टेटमेंट होता है। आपको बताना होता है कि दोनों में से दोनों ठीक हैं, दोनों गलत हैं, एक ठीक है, एक गलत है। चलिए आते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और आप देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी आपको देता चलूंगा, आपको समझाता चलूंगा।
फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, द कंजम्पशन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन एंड assumption of the constant marginal propensity to consume यानी कि MPC। पहली बात तो ये चैप्टर ये कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड से बिलोंग करता है आपका, ठीक है। तो अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी कि जहां पर आपने इक्विलिब्रियम की बात करी थी, जहां पर आपने ब्रेक इवन पॉइंट की बात करी थी, तो जरा पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटे। पहले स्टेटमेंट में आप ध्यान से एक बात समझिएगा, उस चैप्टर के अंदर ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा कंजम्पशन कर्व होता है। जो कंजम्पशन कर्व होता है ये अपवर्ड मूविंग होता है, और इधर हमारी इनकम शो होती है, ठीक। और इनकम के हिसाब से ये हमारा कंजम्पशन जो है ये इंक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता रहता है। और ये जो कंजम्पशन है ये हमेशा वाई एक्सिस से शुरू होता है। कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि कभी ना कभी ये थोड़ा बहुत जो एक्सपेंसिव आप कर रहे होते हैं, इसे हम सी बार बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। आप सोच कर देखिए कि आपकी चाहे इनकम जीरो भी हो जाए लेकिन आपका कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा, माइक्रो लेवल पर भी नहीं होता आपका कंजम्पशन जीरो, तो आप कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करते हैं। तो बेटे मेरे हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला आता है एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। In the light of the given statement, choose the correct alternative from the following। कह रहा है जो एग्रीगेट डिमांड है बेटे, बिल्कुल सही कहा है, एग्रीगेट डिमांड यहीं पर बनता है इसके सामने की तरफ, ठीक। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है C प्लस आई, और आई रहता है कांस्टेंट। हमारा जो कंजम्पशन रहता है ये रहता है, कंजम्पशन चेंज होता है इनकम के साथ, और आई जो है इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो बेटे दूसरा सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तो इसका पहला सेंटेंस था कि कंजम्पशन अपवर्ड मूविंग होता है, तो मेरा आंसर है यस, बिल्कुल सही कह रहा है। और एग्रीगेट डिमांड भी पैरेलल होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से होता है, और इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट दी एंड टाइम जो है वो सेम मानते हैं हम इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए पहला था, तो जब ये दोनों ही स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो ट्रू है, तो इसका सही आंसर है आपका सी, कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट जो है ट्रू है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है ओइंग टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस। देखिए इकोनॉमिक्स में जो करंट अफेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है, और उसको वो कनेक्ट कर देता है आपके कहीं ना कहीं जो आपका सिलेबस है उसके साथ। द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग क्रूड प्राइसेस, यानी कि जो कच्चा तेल है, क्रूड का मतलब होता है कच्चा तेल, उसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है ड्यू टू सप्लाई साइड इश्यूज। क्लियर। तो क्रूड प्राइस जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि सप्लाई साइड से इशू है, यानी कि जो सप्लायर कंट्रीज हैं वो सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, हमारे पास सप्लाई आ नहीं रही है, तो क्रूड के प्राइस जो है बढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। अब बेटे अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका चैप्टर है, पूरा चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, उसका ये क्वेश्चन है। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ कार इन इंडिया विल राइज। क्या कार्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा? आप सोच कर देखिए, जब इंडिया के अंदर फ्यूल की ही सप्लाई जो है कम हो रही है, तो कार का प्रोडक्शन बढ़ाकर क्या फायदा? प्रोडक्शन एंड सेल साइकिल ऑफ इंडिया, सेल ऑफ साइकिल्स इन इंडिया विल राइज। क्या प्रोडक्शन ऑफ साइकिल एंड सेल, बेटा अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि लोग कार चलानी छोड़ देंगे एकदम से और से जो है साइकिल चलाने लग जाएंगे। इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया विल राइज, आउटफ्लो ऑफ द यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। तो बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर? अब आप सोचकर देखिए कि जब क्रूड प्राइसेस क्या हो रहे हैं, क्रूड प्राइसेस राइज हो रहे हैं, कोई चीज महंगी हो रही है, कच्चा तेल महंगा हो रहा है, तो अब हमें जो ऑयल है वो महंगे रेट पर खरीदना पड़ेगा। तो महंगे रेट पर खरीदना है तो हमारे पास से क्या होगा बेटे, आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अब जब सप्लाई कम हो रही होगी क्रूड प्राइस की, क्रूड ऑयल की सप्लाई जब कम होगी, तो अब हमें ज्यादा पैसे देकर वो खरीदना पड़ेगा। आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट
फॉर लेंडिंग पर्पस, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो एक्सेप्ट करता है पैसे को लैंड करने के लिए, उधार देने के लिए? तो आप, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, और इसका आंसर है कॉमर्शियल बैंक्स। बाकी कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दे आर नॉट बैंक्स। ठीक, वो एक्सेप्ट, पहली बात तो आरबीआई तो आपसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, जीओआई भी आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। एलआईसी में आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आप पैसा देते हैं उनको प्रीमियम की फॉर्म में, तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पैसा लेता ही उधार देने के लिए है? तो वो है आपका कॉमर्शियल बैंक। तो आई होप थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, बहुत ध्यान से पढ़ना बेटे, वो ना भी गए ध्यान से तब भी ध्यान से ही पढ़ना होता है हमें तो। स्टेटमेंट 1, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया will be recorded on the credit side of current account। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं करंट अकाउंट के बारे में। देखिए करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। जैसे आपका अकाउंट में आप बनाते हैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ऐसे ही इसकी भी दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में आता है इनफ्लो और डेबिट साइड में आता है आउटफ्लो, ऐसा जा। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या कहता है कि अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें तो क्रेडिट साइड में आना चाहिए। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है भाई, जब हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे और वो क्रेडिट साइड में आएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही बात है बेटे, करंट अकाउंट के जैसा ही होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? ऑफिशियल ट्रांजैक्शन आती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आती हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है, एफडीआई आता है, तो ये कैपिटल अकाउंट में आता है। तो कैपिटल अकाउंट में भी इनफ्लो क्रेडिट साइड में ही आता है। ठीक है, तो बेटे दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? ठीक है। तो बस चाहे करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो दैट विल बी रिटन ऑन दी क्रेडिट साइड। तो दोनों में ही क्रेडिट साइड में आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका कौन सा आंसर ठीक हो गया? तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक है, तो फोर्थ का आंसर है सी। ठीक, तो सी हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। बेटे देखिए आपकी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, मैंने ना तो कहीं से कुछ कट कॉपी पेस्ट किया है ना कुछ और करा है, मैंने सीधा सीधा जो आप लोगों का सैंपल पेपर है वो सैंपल पेपर ही आपके सामने अपने डेस्कटॉप पे ओपन किया हुआ है और मैं वो एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि आपके साथ एक क्लासरूम लेक्चर में किया जाता है, ऐसा ही मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ताकि आपको सीधा एक प्योर कंटेंट आपको मिले कि भाई हमारा समय ना ज्यादा खराब हो। ठीक है, ना मैं अपना समय खराब करूं ना आप अपना समय खराब करें, हम सीधा सैंपल पेपर ही डिस्कस करें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, क्या क्या बातें कहते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। बेटा ये जो हमारा जो टॉपिक आया है ये आपका चैप्टर है, आपको पता है नेशनल इनकम आपका एक चैप्टर है। आप इसे नेशनल इनकम की जो बेसिक थ्योरी है आप वहां से ले सकते हैं, ये बेसिक थ्योरी में से आया है नेशनल इनकम की। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक एंड फ्लो, और अगर आपने नहीं करा है तो बेटे जरूर कर लीजिएगा कि स्टॉक क्या होता है वर्सेस फ्लो, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखिए क्या कहता है, नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये पहला आपका ऑप्शन है। और दूसरा कहता है कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो बताइए क्या है यहां पर? बेटे ये दोनों ही सेंटेंसेस रिवर्स दे दिए गए हैं। ठीक, दोनों ही सेंटेंसेस रिवर्स दे दिए गए हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं गलत हैं, तो फिफ्थ का डी, बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस आपके गलत थे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग फिगर्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा है बिल्कुल। नेशनल इनकम में पहले जनरेशन फेज होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है,
फिर उसके बाद नेशनल एक्सपेंडिचर और सेकेंड फेज को यहाँ पर जो है ब्लैंक कर रखा है, फर्स्ट ये सेकेंड ये, और इस तरीके से बताया यहाँ पर। तो अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप समझिएगा बात यहाँ पर। तो पहला हमारा फेज होता है जनरेट करने का, ठीक है। तो पहला हम जनरेट करते हैं इनकम को, उसके बाद हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसके बाद जो हमारा लास्ट फेज होता है बेटे, इसको बोलते हैं एक तरीके से डिस्पोजिशन फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पोजिशन फेज, यानी कि इसको खर्च करने की बात हो रही होती है, खत्म करने की बात हो रही होती है। तो देखिए जरा, तो हमारा डिस्पोजिशन आ रहा है यहाँ पर, डिस्पोजिशन और आउटपुट। तो ये जो हमारा आउटपुट कहलाएगा, और हमारा ये डिस्पोजिशन, यानी कि डिस्पोजिशन मतलब खर्च करना, हम उस पैसे को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो हमारा इसका सी आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक, ये हमारा जनरेशन फेज, प्रोडक्शन फेज ये होता है, ये उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज ये होता है, और लास्ट में आता है हमारा डिस्पोजिशन फेज। आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4। बेटे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम के बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और इसका दूसरा तरीका भी है निकालने का 1 अपॉन एम पी एस, या इसे 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी से भी हम प्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या कहता है यहाँ पर, अगर मल्टीप्लायर 4 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 30 करोड़। बेटे ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब होता है सी बार। द रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन वुड बी, पहले तो देखिए एक बड़ा बेसिक सी मैं आपको बात बता दूं, कंजम्पशन फंक्शन होती है सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, और यहां पर बी का मतलब होता है एम पी सी, एम पी सी मतलब होता है इसका। ठीक, अब आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपको मैं पूरी बात लिख के भी बता देता हूं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर मेरे को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 गिवन है, तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ ऐसे ही सीधा कर देते हैं, एम पी एस से ही निकाल देते हैं। तो 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन एम पी एस, तो एम पी एस की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4, दैट इज 0.25। भाई ये हमारी k की वैल्यू थी 4, इसका फॉर्मूला था 1 अपॉन एमपीएस, तो मैंने एमपीएस कैलकुलेट कर लिया 0.25। यानी कि अगर मैं 1 रुपया बचाता हूं तो मैं 1 रुपया अगर मैं कमाता हूं, अगर मेरी 1 रुपये से इनकम बढ़ जाए तो मैं 25 पैसा सेव कर लेता हूं। दैट मीन्स मेरा एमपीसी कितना हो गया, 1 माइनस 0.25, ये हो गया मेरा 0.75। तो ये मुझे मिल गया 0.75। तो मेरी जो इक्वेशन बननी चाहिए वो बननी चाहिए 30 प्लस 0.75, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर y। क्लियर? तो अब आप देखिए कहाँ है आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी। तो ये भी देखिए आपका, अगर आपको चीज आती है तो आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ा काम इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, इफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, इफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन दी कंजम्पशन, यानी कि आपकी जितनी भी इनकम इंक्रीज हो आप सारी की सारी कंज्यूम कर लें। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एमपीएस। देखो बेटे कैसी बच्चों वाली बातें पूछ रहे हैं। अगर मेरी इनकम 1 रुपए से इंक्रीज हो और मैं वो पूरा का पूरा 1 रुपया कंज्यूम कर लूं, यानी कि डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी, तो भैया डेल्टा एस कितना होगा, 0। भाई मैंने 100 रुपए बचाए, 100 रुपए मेरी इनकम बढ़ी और मैंने 100 रुपए ही खर्च कर दिए, तो सेविंग तो मेरी कुछ हुई नहीं यहाँ पर, तो सेविंग तो 0 हो गई। तो कह रहा है एमपीएस कितना होगा हमारा। ठीक, तो बेटे इसका आंसर है आपका इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। आपकी इनकम बढ़ी और बढ़ी हुई इनकम आपने सारी खर्च कर दी, तो आपने सेव कितना करा, कुछ भी नहीं करा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ, इंडिया में मनी सप्लाई कब बढ़ सकती है। ठीक, तो देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट मोर मनी, यानी कि रिजर्व बैंक प्रिंट करे पैसा और बाजार में डाल दे। कॉमर्शियल बैंक एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है।
अब कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट ऑपरेशन को एक्सटेंड करें, मतलब लोगों को और उधार बांटे। टैक्स रेट आर रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। तो टैक्स रेट रिड्यूस करने से क्या होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो, मतलब लोगों पे टैक्स कम लगेगा और अब लोग पैसा बाजार में ज्यादा खर्च कर पाएंगे, तो बाजार में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द बैंक रेट, बेटे बैंक रेट बढ़ाने से तो क्या होगा, बाजार में जो पैसा है वो महंगा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। तो यहां पर तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, उल्टा डिक्रीज हो जाएगी। तो फोर्थ वाला ऑप्शन तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, जिनकी वजह से मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड एंड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी फिगर्स इन 000 करोड़। ये हमारा विजिबल एक्सपोर्ट है और ये विजिबल इंपोर्ट है। तो 2010 में हमने इतना एक्सपोर्ट करा, इतना इंपोर्ट करा, 2020 में इतना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2010 एंड 20 इज करेक्ट। तो देखें जरा क्या है इसका आंसर। अब आप देखिए यहां पर अगर हम बात करें 280 में से 240 अगर मैं माइनस करूं तो यहां पर जो मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो +40 है, और अगर मैं यहां पर बात करूं मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड 2020 में कितना है, 120 करोड़। सही है, तो जरा देखें, तो वो कह रहा है कि 2010 से 2020 में बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट नहीं बेटे, उल्टा हमारा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा हुआ है, पहले से बेटर हुआ है। इंप्रूवमेंट इन दी बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स का बैलेंस इंप्रूव हुआ है पहले से। ठीक, इन दी बैलेंस इन दी इनविजिबल आइटम्स, तो ये भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक, और डेट रोटेशन ऑफ दी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड पहले से घटा है, नहीं जी बैलेंस ऑफ ट्रेड पहले से बढ़ा है हमारा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पहले से क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यहां पर कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एन इमेजिनरी कंट्री, विजिबल एक्सपोर्ट, विजिबल बेटे विजिबल का यहां पर मतलब होता है जो प्रोडक्ट टेंजिबल होते हैं, गुड्स। विजिबल का मतलब है गुड्स, करेक्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट, गुड्स का इंपोर्ट। और इनविजिबल का मतलब होता है सर्विसेज, सर्विसेज का एक्सपोर्ट और सर्विसेज का इंपोर्ट, करेक्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस 15, ये पॉइंट हमें गिवन है। और नीचे कहता है यहां पर बैलेंस ऑन करंट अकाउंट विल बी डैश ऑफ रुपीज डैश करोड़। ठीक, तो अब हमें देखना, पहली बात तो ये बताना है कि जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट विल बी वो डेफिसिट में है या सरप्लस में है, और वो कितना है। तो देखिए जरा बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सपोर्ट है वो तो आपके प्लस हो जाएंगे, 100 + 70, ये तो होगा आपके प्लस। तो 170 का तो एक्सपोर्ट है, 150 और 30, ठीक, 180 का आपका क्या है, इंपोर्ट है। अब देखें जी, तो यहां पर और आगे बढ़े तो क्या ऑप्शन देता है हमें, तो और दूसरी बात हमें नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस आया हमारे पास 15 का, तो ये भी हमारा इनफ्लो हुआ है। तो ये हो गया हमारा 185, करेक्ट। तो 185 का तो हमें हुआ है इनफ्लो एक तरीके से, और 180 का हुआ है हमें आउटफ्लो, करेक्ट। तो 185 हमारे पास आ रहे हैं और 180 हमारे पास से जा रहे हैं। तो हमारे पास एक तरीके से हमें पहली बात तो सरप्लस हुआ है, और वो भी कितने का, 5 का, ठीक है। तो 5 का हमें सरप्लस हुआ है, तो ये हमारा हो गया +5। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। तो बेटे हमने कुछ नहीं करा, एक्सपोर्ट से हमारे पास पैसे आते हैं, हमने जोड़ लिए, इंपोर्ट वाले माइनस कर दिए,
और जो करंट ट्रांसफर आया था हमारे पास हमें वो भी हमने ऐड कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आया है। ठीक, इसकी भी बात करते हैं क्या कहता है ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। असर्शन कहता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। बेटे मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना, एक्स पोस्ट वर्ड का मतलब होता है एक्चुअल, और एक वर्ड है एक्स एंड, इसका मतलब होता है प्लान्ड। ठीक, ये वर्ड्स हैं बस सिंपल। और ये यहां पर क्या कह रहा है, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, गलत बिल्कुल, ये तो गलत कह दिया इसने। वेयर एज एक्स एंड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट एक्चुअल, नहीं भाई, पहला सेंटेंस तो बिल्कुल गलत। ठीक है, दूसरा आता है एट इक्विलिब्रियम लेवल एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल, बिल्कुल ठीक है। इक्विलिब्रियम पे सेविंग इक्वल्स टू इनकम इन्वेस्टमेंट होता है, तो भैया पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है और दूसरा बिल्कुल गलत। अब एक बात बताइए, जब पहला ही स्टेटमेंट गलत है तो हम असर्शन को, अब यहां पर कह रहा है दोनों को हम ट्रू कैसे मान सकते हैं, तो ये तो पहला तो छोड़ ही दो। दूसरे में कह रहा है फिर से असर्शन और रीजन आर ट्रू, जब मैं प्रूव कर चुका कि पहला सेंटेंस गलत है तो ये भी नहीं होगा। असर्शन इज ट्रू, ये भी गलत है क्योंकि असर्शन तो मैंने पहले ही गलत बता दी, तो इसका आंसर क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। पहला वाला आंसर सही है, दूसरा वाला पॉइंट गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, चलते हैं जी इस पे भी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। असर्शन क्या कहती है, सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। क्या कह दिया इसने सर? बेटे बस आपको थोड़ा सा सामान्य ज्ञान अगर है तो आप बहुत ही आसानी से इसकी बात समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कर्व बनाया, वो आपसे कहना चाहता है कि क्या सेविंग कर्व नेगेटिव से स्टार्ट हो सकता है, तो मेरा कहना है बिल्कुल हो सकता है। सेविंग जीरो भी हो सकती है, सेविंग पॉजिटिव भी हो सकती है और सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, तो कह रहा है सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। जब आपकी इनकम जीरो होगी उस टाइम पर भी आप खर्चा करने के लिए कुछ पैसे तो यूज करोगे, उसी को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस सेविंग। ये जो मैं एरिया शेड कर रहा हूं ये वो एरिया है जो सी बार के इक्वल होता है। ठीक, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी इनकम ही नहीं है कुछ भी तो आप खर्चा तो करोगे, और वो खर्चा कहां से करोगे, डिस सेविंग करके, अपने पुराने बचाए हुए पैसे यूज करके। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो भाई मुझे तो दोनों ही सेंटेंसेस में अच्छे से बिल्कुल बात समझ में आ रही है। हाँ दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों ट्रू हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सेकंड वाला जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी, दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के आए हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और अभी हम आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर ये रहा हमारा 18, यहां से हमारा सेक्शन बी शुरू होता है, और यहां से आगे जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो चलिए अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी 10 क्वेश्चन हम निपटा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट जब आप क्लास देखेंगे ना तो नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको कराऊंगा शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर उससे अगली क्लास में कराऊंगा मैं आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। अब आते हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस पर, और अगर हम इनकी बात करें तो बेटे यहाँ पर ना आपको ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, आपके बस एक थोड़े से कॉन्सेप्चुअल और लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो आपको बिल्कुल आसानी से बढ़िया समझ में आएंगे। तो चलिए इनको भी करते हैं आज। देखिए फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या पूछा गया यहाँ पर, एडवर्स इंपैक्ट। ठीक,
तो अगर हम एडवर्स इम्पैक्ट की बात करें तो ब्रिटिश रूल का हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। पहला देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया, बल्कि ये तो पॉजिटिव बात थी हमारे लिए। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क, उन्होंने हमारे यहाँ पर पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस करी, ठीक, टेलीफोन सर्विस उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, तो ये तो हमारे लिए पॉजिटिव बात थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। यहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी हमारे साथ, शायद आपको पता भी हो। एक, जहां भी आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, जिस भी टीचर से आपने डिटेल क्लासेस ली होंगी, जहां भी आपने स्कूल में फोकस करा होगा, टीचर्स ने यहाँ पर बताया होगा आपको कि ब्रिटिशर्स ने हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो पूरा बिगाड़ दिया था। हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो बिल्कुल बस ब्रिटेन के साथ ही होता था, यानी कि इंग्लैंड के साथ ही होता था, और किसी कंट्री के साथ हम फॉरेन ट्रेड कर ही नहीं पाते थे। रीजन उसका ये था कि हम अगर किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करते थे तो दे इम्पोज वेरी हैवी टैक्सेस, तो हम बिल्कुल अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे अपना काम जब वो हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्स लगा देंगे। और अगर हम वही एक्सपोर्ट ब्रिटेन को करते थे तो वहां पर कोई टैक्स हमें नहीं लगाना होता था हमारे ऊपर। तो इसका जो मेरे हिसाब से सही आंसर है। फिर भी आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, तो ये भी एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन था जो उन्होंने करा। ठीक, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, ये भी एक पॉजिटिव था। ठीक है, तो इसमें बेटा नेगेटिव कौन सा हुआ, नेगेटिव हुआ इसके अंदर आपका पॉइंट नंबर बी, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, और कंपोजिशन भी चेंज हो गया इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है। अब इंडिया जो है केवल रॉ मटेरियल को ही एक्सपोर्ट किए जा रहा था। ठीक, कोई भी मशीन मेड प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो हमारा कंपोजिशन बिगाड़ दिया था उन्होंने पूरा। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, डैश कमेटी वाज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो यही सबसे बेस्ट बात है, स्मॉल स्केल की बात करें तो बेटा यहाँ पर कर्व कमेटी आती है, तो इसका नाम ही आपको याद रखना है कि कर्व कमेटी बनाई गई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन जो ऑप्शन में है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन है जो वो दिया गया था। तो इसका सही आंसर है, जो इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन दिया गया था वो 1948 में दिया गया था। ठीक है, तो 1948 में हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड रिजोल्यूशन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है, डैश एंड डैश आर द रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या आंसर देना चाहिए, तो देखिए जी इसका आंसर है कि वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो वैसे तो यहाँ ऑप्शन नहीं है, अगर ऑप्शन होता तो मैं यहाँ लिख देता टेररिज्म, तो उनकी इकोनॉमी नहीं सही से चल पा रही क्योंकि वहां पर टेररिज्म बहुत ज्यादा है, दे सपोर्ट दी टेररिज्म। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पर बहुत ज्यादा, जिसे आपने कभी सुना भी हो तो वो उसको बोलते हैं तख्ता पलट, वो तख्ता पलट हो जाता है वहां पर कभी भी, यानी कि जो आर्मी है वो जो प्रेसिडेंट होता है उसको जेल में डाल देती है और आर्मी के कमांड में आ जाता है सब कुछ। तो ये बहुत ही गड़बड़ चीज है वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर सब चीजें बिगड़ती हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक फैक्टर है वहां पर। उसके बाद और देखते हैं आगे और चलते हैं, क्या हो सकता है, ओवर डिपेंडेंस ऑन दी रेमिटेंसेस फ्रॉम दी अब्रॉड। बिल्कुल सही बात है, आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी पढ़ते रहते होंगे, ठीक है, कि पाकिस्तान कभी भी जो है अमेरिका के पास चला जाता है, कभी चाइना के पास चला जाता है, ठीक, उनसे हेल्प लेने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए। स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, बेटे ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट यानी फर्स्ट और सेकंड, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1 और 2, यानी कि पॉइंट ए। इन दोनों रीजंस की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ओवर डिपेंडेंस ऑन द रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, इनकी वजह से वहां का जो ग्रोथ है बहुत ही ज्यादा स्लो है। आगे आते हैं जीएलएफ विद रिस्पेक्ट टू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बेटे चाइना में जीएलएफ इंट्रोड्यूस करा गया था जिसे बोला गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसने मिलते जुलते नाम दे दिए, जाइंट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीड फॉरम, जाइंट लीड फॉरम। बेटे एक ही नाम याद रखना है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, ये वहां की जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से ग्रेट लीप फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करा गया था, जिसके अंदर ये था कि हर एक घर के अंदर एक इंडस्ट्रियल यूनिट एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में क्या कहता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल। बेटे नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब जो अपने पर्सनल सोर्स होते हैं, जैसे जमींदार,
मनी लैंडर्स, ठीक है, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से जब आप पैसा लेते हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है। तो देखिए नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ये सब तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन सा है? मनी लैंडर्स। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 22, from the set of the event given in column 1 and corresponding fact given in column 2, choose the correct pair of the statement। यहाँ आपको correct pair of the statement select करना है, यानी कि आपको मैचिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मैचिंग में आप देख सकते हैं, खुद भी आप एक बार ट्राई करिए। अगर हम यहाँ पर बात करें ड्यूअल प्राइसिंग की, कि ड्यूअल प्राइसिंग है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कम्यून सिस्टम है और ग्रेट पॉलराइजेशन, कल्चरल रिवॉल्यूशन, ये जो चीजें अप्लाई करी गई हैं, तो ये सब चाइना से रिलेटेड है। यहाँ पर चाइना ने ये सब इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। तो इसके ऑल्टरनेट दे रखे हैं, आप देखें जरा, यहाँ पर सब चीजें हैं चाइना की। इसका सही जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 22 का वो है बी, एक सेकंड का बी। तो सेकंड का जो बी है ये हमारा एक ये सही ऑप्शन है, ठीक। ये जो है चाइना ने स्टैब्लिश करा था किसके लिए? टू करेक्ट दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो ड्यूअल प्राइसिंग है वो ड्यूअल प्राइसिंग का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, ड्यूअल प्राइसिंग चाइना ने चलाई थी। कम्यून सिस्टम का इंडस्ट्रियल से कोई लेना देना नहीं है, कम्यून सिस्टम कनेक्टेड है कलेक्टिव फार्मिंग से। तो इनमें से जो एक जो सही है वो बिल्कुल वो यही है, यही वाला सही मैच है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या कहता है? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, दो अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है और इनकी हम बात करें तो इसमें देखें क्या कहता है वो। फर्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प्स टू ब्रिज अ गैप बिटवीन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आई होप आप सब एग्री होंगे इस बात से। अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल जाए तो उससे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपस में कनेक्ट होते हैं। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग से अपडेट हो जाते हैं इंप्लॉइज विद द लेटेस्ट चेंजेस इन द वर्क फील्ड। तो मैं बिल्कुल दोनों बातों से मैं भी सहमत हूं और आप भी सहमत ही होंगे, तो दोनों सेंटेंसेस क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, पहला सेंटेंस आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट 2, पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड सेल्स पॉलिसी। बेटे सेल्स का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड रीप्ड इट्स बेनिफिट्स यूजिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। देखिए दोनों ही सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखिए पहली बात तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही शुरू हुए एक्सटर्नल प्रेशर से, मतलब दोनों की ग्रोथ में हमेशा ही इनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनका प्रेशर रहा, ठीक। तो ये कह रहा है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, हमारे ऊपर हमेशा यूरोपियन कंट्रीज का प्रेशर रहा। स्टेटमेंट 2, बेटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो क्या, पाकिस्तान तो आज तक कोई भी चीज सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। तो फिर यहां पर आप मानकर चलिए दोनों ही सेंटेंसेस फॉल्स हैं, पहला भी और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 25 में आता है डैश इज नॉट अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कौन सा जो है कॉज नहीं है 25 का? तो बेटे ऑब्वियस सी बात है गार्डिंग ग्रीन कवर। तो ये तो ग्रीन कवर का मतलब तो है कि ये इसकी वजह से कोई जो है डिग्रेडेशन नहीं होता, ठीक। बाकी की वजह से डिफॉरेस्टेशन करोगे आप, ग्लोबल वार्मिंग करोगे, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा आपके यहाँ पर, ठीक है। तो गार्डनिंग ग्रीन कवर, तो गार्डनिंग ग्रीन कवर इज नॉट अ कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। चॉइस में आते हैं और क्या दे रखा है, डैश इज नॉट द स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी जो है स्ट्रेटजी नहीं है? बेटे नहीं वाले जो नेगेटिव वाले होते हैं इनको बड़े ध्यान से पढ़ा करो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बायोगैस यूज करो, सोलर गैस यूज करो, हाइडल पावर जो पानी से बनती है बिजली उसको यूज करो। तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है सी, एक थर्मल पावर, यानी कि कोयले से बनने वाली बिजली, जो कोयले से बनती है। बेटे कोयले से बनने वाली बिजली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करेगी, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोयले की बिजली से नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर
चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। असर्शन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल ट्विंस। ठीक, मतलब बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो बेरोजगारी होगी। तो कह रहा इनसेपरेबल ट्विंस है, जुड़वा है ये, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जो अलग नहीं हो सकते। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल द सोशो इकोनॉमिक इविल्स। ठीक, तो देखते हैं इसका सही आंसर, नीचे क्या क्या ऑप्शन इसने दिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर है ये 26, तो 26 का हमारा आंसर है इसका ए भी ठीक है और ट्रू, ए बिल्कुल ठीक है, दोनों ट्विंस हैं मतलब जुड़े हुए आपस में, और आर भी इसका ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपके हिसाब से सी, ए ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है जी, तो 26, एक मिनट जरा मैं असर्शन रीजन और पढ़ लूं इसका एक बार। अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशो इकोनॉमिक इविल्स। बेटा यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं, रीजन तो सही नहीं है, यहाँ आप पॉवर्टी कह सकते हो, यहाँ होना चाहिए, तो पॉवर्टी इज द रूट कॉज। ठीक, पॉवर्टी इज द रूट कॉज। नेक्स्ट आते हैं 27 पे, तो 27 देखते हैं। तो 27 इज द लास्ट आंसर। तो देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द लेट 1970 चाइना's population growth rate had sharply declined। 1970 में चाइना की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से गिरी। बिल्डे नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा है। ठीक, 1970s में उसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी वहां पर अप्लाई कर दी। चाइना वॉज विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल owing to stringent फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। उन्होंने क्या कर दिया था, वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दी, एक ही बच्चा होगा फैमिली में, एक ही आप बच्चा कर सकते हैं। जब वन चाइल्ड पॉलिसी उन्होंने लगा दी, तो उनके यहाँ पर जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी जो संख्या है, उनकी जो काउंटिंग है वो बढ़ने लग गई। तो ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। बेटे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा इसके शॉर्ट आंसर, और आप में से अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा जरूर, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे आगे चलकर सीयूईटी की प्रिपरेशन करेंगे अपने एग्जाम्स के बाद। और हमारे चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम से जैसे ही आप फ्री हो जाएंगे, आपको सीयूईटी का बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, सीयूईटी की बहुत सारी क्विज मिलेंगी, सीयूईटी के बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, जो नए चैप्टर्स हैं, जो नए टॉपिक हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सीयूईटी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इकोनॉमिक्स के 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर से। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।